घंटे एक गंभीर विचार विमर्श के लिए हम लोग इस सम्मेलन में आए। दूर दूर से आए, कोई ओबरा से आया है, कोई बभनी से आया है, कोई बीजपुर से आया है, कोई अनपरा से आया है। तो इतनी दूर से हम लोग आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी बाहर का देख रहा हूं। तीरथ राज जी यहाँ नहीं है। सिंगलाल जी, तीरथ राज जी को जरा बाहर जाइए और बुला के ले आइए मंगलू जी। तो यहाँ हम कुछ विचार विमर्श करने आए हैं और हमें अपने शरीर को कम से कम इतना तैयार करना है, अगर किसी बड़ी लड़ाई और आंदोलन को लड़ना है, कि कुछ दिमाग का भी काम हम लोग करें। शरीर का काम मजदूर होने के नाते हम करते हैं। दिमाग का काम जैसे ही शुरू होता है वैसे ही हमारे लोगों को नींद आने लगती है या मन उचटने लगता है। पूरी कोशिश जो आज मजदूर के साथ हो रही है, हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। अभी मैं बीजपुर गया, मैंने उसको लिखा भी है, रिपोर्ट में आपके सामने है, जो कार्यकारिणी की तरफ से गई। मजदूर वहां लोको पायलट का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, और ड्राइवर के बतौर वो वहां मजदूरी करते हैं। रेलवे का जो परमानेंट ड्राइवर है, उस परमानेंट ड्राइवर की तुलना में उनको 1/4 वेतन मिलता है। माने परमानेंट ड्राइवर को 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, और ये जो ड्राइवर हैं जो एनटीपीसी में काम करते हैं, इनको 21,000 रुपए वेतन दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क दोनों के वेतन में है। सिंगल ओवर टाइम दी जाती है, कोई ओवर टाइम नहीं दी जाती। हम गए 100 किलोमीटर की यात्रा किए मोटरसाइकिल से। इस उम्र में मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन तब भी पेन उठा के हम गए। हमने बात की। मजदूर अपनी समस्या को हल करना चाहता है। मैं देख रहा हूं लोग कहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। कुछ प्रतिनिधि हमारे आए हैं, हमने कोई बहुत बड़ी ताकत इसमें नहीं लगाई। हम चाहते तो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग हम उतार सकते, लेकिन हमने कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया ताकि एक गंभीर विचार विमर्श हो सके। हमने उन मजदूरों से बात की। हमने कहा कि भाई आपकी समस्या है, कैसे हल होगी? तो बोले कि साहब आप हमारी मदद कर दीजिए। हमने कहा हम आपकी मदद करेंगे, आप वोट किसको देंगे? तो कहने लगे कि वोट तो हम मोदी जी को देंगे। हमने पूछा भाई क्यों वोट मोदी जी को देंगे? तो कहने लगे मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। जो हजारों साल की हमारी गुलामी थी, उस गुलामी का जो दाग था, उस दाग को, उस बाबरी मस्जिद को मिटा के राम का मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। अभी हम देख रहे हैं जियो जिसके पास है मोबाइल, बिना कुछ किए हुए हम राम को लाए हैं, ये धुन अपने आप बज रही है। अंबानी साहब ने पूरे देश में राम को लाए हैं कि धुन बजवा दी, रिंगटोन बन गई यार, कि वो जो कॉलर टोन होती है वो बन गई। अब आप सोचिए कि वो मजदूर उत्पीड़ित है, प्रताड़ित है, और हम तो ये कहना चाहते हैं, हमने सिर्फ दौरा किया, प्रेस को उस दौरे की खबर भेज दी। अगले दिन पूरा एनटीपीसी प्रशासन खड़बड़ा गया। जीएम ने उन मजदूरों को वार्ता बुलाई और कहा कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है, तुम बताओ, हम हल करेंगे। ऐसे ही मुझे एक साथी ने बताया कि ओबरा सी में 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। हम मोहन जी के साथ गए और हमने प्लांट का दौरा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, जो काम 3 शिफ्ट में होता था वो 2 शिफ्ट में कर दिया गया। 12-12 घंटे मजदूरों से काम कराया जा रहा है, और वेतन कितना दिया जा रहा है? 12,000 रुपए, माने 400 रुपए रोज। उत्तर प्रदेश सरकार की मिनिमम वेज कितनी है? अनस्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज है 395 रुपया। 8 घंटे काम किया, उसी 395 400 रुपए में मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है। हम गए सिलथम पटना,
मजदूरी 12,000, 14,000, 15,000 रुपए, 16,000, बहुत स्किल वर्कर है तो 18,000। 12 घंटे काम कराने का, 12 घंटे काम कराने का उन मजदूरों को दिया जा रहा है। मैंने इन ओबरा के भी मजदूरों से और जो बाहर गए थे मजदूर सिलथम पटना के, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी दिनचर्या क्या है। 4:30 बजे सुबह वो मजदूर उठ जाते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, 7:30 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं और रात को 8 बजे ड्यूटी से लौट के आते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, 11 बजे तक सो पाते हैं। पूरी दुनिया में शिकागो का आंदोलन आप लोग मई दिवस मनाते हैं, हमारे सारे नेता। क्या आंदोलन था मई दिवस? मई दिवस का आंदोलन था कि काम के घंटे 8 करो, हम तुम्हारी बर्बर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। शिकागो के मजदूरों ने कहा कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे परिवार के मनोरंजन के। हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे पास दिल है जो धड़कता है, हमारे पास दिमाग है जो सोचता है। हमको आपने जानवर बना दिया, मजदूर से, मनुष्य से जानवर की श्रेणी में तब्दील कर दिया। शिकागो के मजदूरों ने कहा कि हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हजारों हजार मजदूर निकले, गोली चली, मजदूर नेताओं को फांसी पे लटका दिया गया। और आप जानते हैं उसके बावजूद दुनिया के पूंजीपतियों को इस नियम को मानना पड़ा। आज फिर से हमको बर्बर गुलामी की ओर, जिसको मैं कहता हूं कि ये आधुनिक गुलामी है, उस आधुनिक गुलामी की ओर आपकी जिंदगी को खींच के ले जाया जा रहा है। अभी जो लोग हिंडाल्को में काम कर रहे हैं, कनौड़िया में काम कर रहे हैं, अनपरा में काम कर रहे हैं, ओबरा में काम कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि आने वाले समय में जब 12 घंटे का नियम बनेगा तो 3 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट हो जाएगी और 33% वर्कर काम से निकाल के बाहर कर दिए। हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के विकास का रास्ता क्या होगा, ये आप हमको बता दीजिए। आपने एक रास्ता इस देश के विकास का चुना और वो इस देश में कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं। बोरिया में, दुनिया के तमाम देशों में यह रास्ता लिया जा चुका था और यह रास्ता फेल हो गया। वो रास्ता क्या है? चंद जो बड़े पूंजी घराने हैं, उन चंद बड़े पूंजी घरानों को मुनाफा देके आप कह रहे हैं कि इनको हम सरकारी मदद देंगे, ये रोजगार सृजन करेंगे। क्या है ग्राउंड सेरेमनी? क्या है जो कैंकलेट समारोह आप करते हैं लखनऊ में? 400 करोड़ रुपया आपने एक इन्वेस्टर समिट करने में खर्च कर दिया। अरे भैया, किसका पैसा था? किसका वो पैसा था? मैं आपकी इस सभा में पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी के परिवार का पैसा था? क्या मोदी जी के घर का पैसा था? क्या जेपी नड्डा जी के घर का पैसा था? वो पैसा जो हम और आप आशा सूती से लेके इस तन पे पहने हुए कपड़े और मोटरसाइकिल में डलने वाले पेट्रोल और खेत में सींचने वाले डीजल में जो टैक्स देते हैं, उसका पैसा। और उस पैसे को आपने पूंजीपतियों को आलीशान होटलों में ठहराने, उनको तमाम नवाबी खाना खिलाने, उनकी गाड़ियां आओ भगत में आपने खर्च कर दी। और आप क्या कह रहे हैं कि भाई इस रास्ते से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इस रास्ते से देश का विकास होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सच्चाई आपकी आंख के सामने। पिछली बार 2018 में जब आपकी सरकार बनी, आपने इन्वेस्टर समिट किया, लाखों करोड़ों के एमयू साइन हुए,
लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई पूंजी निवेश नहीं। अभी आपने फिर किया, कल 19 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, राजेश जी ठीक कर देंगे, कल 19 तारीख को फिर ग्राउंड सेरेमनी माने शिलान्यास होने जा रहा है। मोहन दुबे जी समझिए, अंग्रेजी में ग्राउंड सेरेमनी है, हिंदी में शिलान्यास है। कल फिर शिलान्यास होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ की पूंजी उत्तर प्रदेश में आएगी। आप लोग सोनभद्र के नागरिक हैं, आप बताओ कि सोनभद्र जिले में पिछले 7 सालों से, जब से इनकी सरकार बनी है, महेंद्र जी तो एकदम सड़क के किनारे रहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री लगी है? पूरे सोनभद्र जिले में हमको एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए कि ये लगी हो। ओबरा सी का जो प्लांट बन रहा है वो अखिलेश जी के जमाने का है, योगी जी के जमाने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ी भी पुराना है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें और प्रोपेगेंडा है। कभी कहते हैं कि हमने 1 करोड़ रोजगार दे दिया, विधानसभा में कहते हैं 40 लाख दे दिया, फिर बाहर निकलते हैं कहते 65 लाख दे दिया। पता नहीं, न उसका कोई रिकॉर्ड है, न लोग जानते हैं, बातें बड़ी। ऐसे ही देश का विकास हो रहा है। कहा जा रहा है, देखिएगा, सचेत रहिएगा, छोटे मोटे शब्द ये लोग नहीं यूज करते, बड़ी बात करते हैं, जिससे आदमी अकुआ जाए। आदिवासी कहते हैं ना, अकुआ गए, समझे में नहीं आया कि क्या हुआ, कहेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब आदमी गांव का कही कि अरे यार कोनो बड़वार बात मोदी जी करत है, तब कहा था 5 ट्रिलियन इतना होला, हम नहीं जानते। उनके जो शिष्य है वो कहते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या सच्चाई है साहब? हिंदुस्तान की हालत ये है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 225 लाख करोड़ की जो आपकी जीडीपी है, उसके बराबर लगभग आपका कर्जा हो गया है और आप श्रीलंका की हालत में जा रहे हैं। आपकी अर्थनीति कोलैप्स होने जा रही है। ये जो रास्ता था अडानी को मुनाफा देने का, अंबानी को मुनाफा देने का, उसने 10 सालों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया, खोखली कर दी पूरी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? अभी बजट आया 5 तारीख को, 7,36,000 करोड़ का बजट है और जानते हैं कर्जा उत्तर प्रदेश में कितना है? 8,17,000 करोड़ का कर्जा है। माने बजट जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्जा है। तब हम ये कहते हैं कि भाई इस देश के विकास का रास्ता आप जो ले रहे हो, आप मजदूरों के कीमत पर, किसानों की कीमत पर, नौजवानों की कीमत पर आप जो कारपोरेट के विकास का रास्ता ले रहे हो, इससे देश की संप्रभुता खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं महेंद्र जी को गौर से सुन रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूं कि आज के सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है। आज यही सच्चाई है, सरकार एजेंट बन गई है। अभी तक लोग कहते थे, अभी भी लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि टाटा बिरला की सरकार तो भाई पहले भी थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी धीरू भाई अंबानी की मदद की। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अगर पूंजीपति बने तो कांग्रेस की सरकार की देन है। लोग कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं अगर कांग्रेस धीरू भाई अंबानी को बढ़ा सकती है, मुकेश अंबानी को बढ़ा सकती है, तो मोदी जी ने अडानी को बढ़ा दिया, कौन
हमारे साथी हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़े रहते हैं, फेसबुक से भी जुड़े रहते हैं, अभी भी मोबाइल में जूझ रहे हैं। मैं भाषण दे रहा हूं, वो मोबाइल में लगे हुए। धीरज जी, मोबाइल छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा कि लेबर कोड क्या है। फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हैं लेकिन नहीं जानते क्या है भाई लेबर कोड। हमने आपने जो संघर्षों से अधिकार हासिल किए थे, कोई हमको भीख में नहीं दिया। जब सफेद झंडा लाल हुआ तो काम के घंटे 8 का कानून बना। जब 1917 की रूस की क्रांति हुई तो पूरे देश के पूंजीपतियों में खौफ पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में मजदूर अपना राज कायम कर ले। तो उन्होंने एक काम किया, अर्थनीति में बदलाव किया और कहा कि कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। माने जो हिस्सा है उसका कुछ भाग मजदूर को, किसान को, गरीब को दिया जाए और वो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था चलती रही। उसने यहां तक किया कि समाजवादी देशों को भी परास्त कर दिया, वो रास्ता आगे बढ़ा। आज उस रास्ते से पीछे हट गई सरकार। 91 से जो नई आर्थिक औद्योगिक नीति हम कहते हैं, उसका क्या मतलब था? उसका अगर एक लाइन में कहें तो उसका मतलब था पूंजीपतियों पे सरकार के नियंत्रण को खत्म करना, पूरे बाजार को खोल देना और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए आज मजदूर विरोधी लेबर कोड लाए गए। उसमें क्या कहा गया? अभी आप लोग लड़ते हैं मिनिमम वेज दो, आप लड़ते हैं ना कि भाई ये मिनिमम वेज तय है, इतनी मिनिमम वेज हमको मिलनी चाहिए। ये लड़ाई है आपकी। आने वाले समय में मिनिमम वेज खत्म। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पति पत्नी और 2 बच्चों को 2200 कैलोरी खाना, 3.5 गज कपड़ा और रहने का आवास, शिक्षा, इसके लिए माने किसी तरह जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की थी उससे भी कम मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया जाए और उसका नाम दिया है उन्होंने फ्लोर लेवल वेज। फ्लोर रेट पे उससे भी कम दर पे आपको मजदूरी आपको देने जा रहे हैं। आप कहते थे कि समान काम का समान वेतन, ये नारा आप लगाते थे कि भाई जो परमानेंट के 4th क्लास को है उतना हमको भी दो। अगर हम ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो बिजली में जो ऑपरेटर है उतना ही पैसा हमको भी दो। समान काम के समान वेतन के नियम को खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की, ठेका मजदूर कानून 1972 की धारा 10 में यह लिखा हुआ है कि स्थायी कामों में ठेका मजदूरों को नहीं लगाया जाएगा। इसको खत्म कर दिया गया। जो लेबर डिपार्टमेंट है, आप भागते थे, जाते थे डीएलसी ऑफिस, मोहन जी लेटर लेके जाते हैं डीएलसी ऑफिस कि भाई डीएलसी साहब कुछ कर देंगे। उनको जो अधिकार प्रवर्तन का, इन्फोर्समेंट का मिला हुआ था उसको खत्म करके लेबर कोड में कह दिया गया कि आपको सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल लेना है, फैसिलिटेट करना है, माने सुविधा दाता का रोल लेना। और किसको सुविधा देंगे वो तो आप जान ही रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। सुविधा दाता किसको सुविधा देगा? कारपोरेट को, बड़े पूंजीपति को। तो एक तरह से आपको एक आधुनिक गुलामी में जाने की तैयारी है। अब ऐसी हालत में हमारे मजदूर कहते हैं कि मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को वोट दें। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बारे में सचेत नहीं होंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। कोई दूसरी रास्ता नहीं है आपको बचाने का। आपको बचाने का एक रास्ता है कि आपको खुद अपने अंदर अपने को सचेत करना होगा और समाज के अन्य जो उत्पीड़ित तबके हैं उनके साथ आपको एकताबद्ध होना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि मोदी जी की सरकार की हैट्रिक हुई। आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसमें उन्होंने प्रस्ताव लिया है कि हैट्रिक, मोदी जी की हैट्रिक होगी। क्रिकेट में हैट्रिक होती है,
अगर ये हैट्रिक हुई तो आप ये जान लीजिए कि ये आपकी तबाही का रास्ता खोलने का काम करेगी। कष्ट किस बात का है? कष्ट इस बात का है कि ये जो रास्ता मोदी जी ले रहे हैं कारपोरेट के मुनाफे का, इसी रास्ते के हमराई कांग्रेस भी है, इसी रास्ते का हमराई सपा भी थी, बसपा भी थी, और इसी रास्ते का अनुयायी राजद, जेडीयू, ये जो तमाम राजनीतिक दल है, ये है जो पूंजीपतियों का सेवा करते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा, ये विशंबर जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ ईडी और सीबीआई का की बदनीयती नहीं है, सच्चाई है कि इन क्षेत्रीय दलों ने अपने शासनकाल में पूंजीपतियों को मदद देके करोड़ों रुपए की पूंजी इकट्ठा की। हम जानते हैं मायावती जी के पिताजी पोस्टमैन थे और बहुत ही साधारण गरीब परिवार से थी। आज करोड़ों रुपए की मालिकी, कहां से पैसा आ गया? अरे ये आगरा का मैं रहने वाला हूं, आगरा का जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी समूह के साथ मिलके किसानों को डंडा मार के मायावती जी की सरकार ने बनाया। मुलायम सिंह जी एक स्कूल के अध्यापक थे, कुछ बीघा खेत के मालिक थे, आज उनके बेटे हवाई जहाज से चलते हैं, अपना हवाई जहाज प्लेन है, उससे चलते हैं। कहां से पैसा? हमने देखा आगरा का जो बिजली का क्षेत्र था, उसको इन लोगों ने निजीकरण, टोरेंट पावर को दे दिया। यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, करोड़ों करोड़ों रुपए इन लोगों ने इन पूंजीपतियों से ग्रहण किया। हम आप सब आंदोलन में थे। 2005 में मैं अनशन में बैठा था अनपरा में, ओबरा सी के निजीकरण के खिलाफ। मायावती जी ने रॉबर्ट्सगंज की सभा में कहा कि हमारी सरकार आ गई तो ओबरा सी का निजीकरण नहीं होगा, और सरकार बनने के तीसरे दिन लैंको कोडापल्ली को मायावती जी ने अनपरा सी परियोजना देने का काम किया। आज आप बुद्ध भर कमाए, कौन नहीं जानता? दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ है, और ये जो नई नवेली पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, उस पार्टी के लोगों ने पंजाब के चुनाव में और व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में करोड़ों रुपए कमाए हैं। हम जानते हैं संजय सिंह रघु ठाकुर की पार्टी है, समाजवादी जन परिषद उसके नेता थे उत्तर प्रदेश में, हमारे जन संघर्ष मोर्चा के कन्वीनर थे। जब आंदोलन हुआ, अन्ना के आंदोलन में हम शामिल रहे। मंच पे रामलीला मैदान से मैंने सोनभद्र और मिर्जापुर चंदौली के आदिवासियों की आवाज को उठाया था जब अन्ना अनशन पे बैठे थे। देखते देखते करोड़ों रुपए का मकान और करोड़ों रुपए की गाड़ी दिल्ली में बना लेने का काम इन लोगों ने किया है। और जब लड़ाई हो, जब पूंजीपति तानाशाही का हमला कर रहा है, तानाशाही स्थापित करना चाहता है, तो वो अपने विरोधी की एक एक कमजोरी को पकड़ के उस पर हमला करेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल होगी, और ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कैसे भाग रहे हैं। कल तक संयोजक बन रहे थे इंडिया के, और आज फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन के नीतीश कुमार जी बीजेपी के खेवनहार हो गए। कल तक जयंत चौधरी, इतना बड़ा नुकसान। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो अखिलेश जी की सरकार बनी थी, उस दंगे के बाद जाटों को पूरा बीजेपी ने ले लिया था। किसान आंदोलन ने 700 शहादत देके उसमें डिवीजन कराया था। फिर बीजेपी ने जयंत को लेके जो किसानों के साथ धोखा और विश्वासघात किया, आपकी आंख के सामने। ये सब लोग, मैं जाति के नाम पे जो राजनीति होती है, धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, इसके बहुत अंदर तक हम गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को खड़ा करने में जनमोर्चा की बड़ी भूमिका थी। इन लोगों को हमने देखा है। आप देखिए ना, कहते हैं कि यादव जात की राजनीति करते हैं, और टिकट देना होता है तो किसको?
रामगोपाल का लड़का शिवपाल, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक एक परिवार कब्जा था। कहते हैं कि दलितों की राजनीति करते हैं मायावती जी। जब मिशन की राजनीति थी, काशीराम जी कहते थे कि कमीशन की नहीं मिशन की राजनीति है। और जब बसपा का उत्तराधिकारी बनाना हुआ तो कौन मिला? अपना भतीजा ओम प्रकाश राजभर मुंह में पानी भरे घूम रहे हैं कि भैया किसी तरह से हमको, हमारे बेटवा अरविंद को एक तो लोकसभा की सीट भाजपा वाले दे दें। ये जितने लोग हैं, न इन्होंने अपनी जाति का भला किया, न अपने धर्म का भला, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला। इसलिए आपके सामने दोहरा कार्यभार है। एक कार्यभार है भाजपा को हराने का और दूसरा कार्यभार है अपनी ताकत बनाने। क्योंकि आपका सवाल कोई नहीं उठाना चाहता। मजदूर कहता है कि भैया क्या फर्क है, दोनों सरकार आ जाए, हमारा जैसा जीवन हो वैसे नहीं, हमें कौन फर्क पड़ता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में फर्क करना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत बनानी होगी। और इस दिशा में जब हम प्रयास करते हैं तो हमको धक्का लगता है। हमने देखा बैठे हैं रामेश्वर जी मानिक जी, अनपरा डी के मजदूर जुड़े, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें कुछ भाई राजनीति तो हवा में नहीं आएगी, राजनीति तो ले जानी पड़ेगी। जैसे पूंजीपति राजनीति, राम मंदिर उनके लिए मंदिर नहीं है, राम मंदिर उनके लिए राजनीति है। और इसीलिए शंकराचार्य देश के जो सबसे बड़े शारदा जी गुरु हैं, जानते होंगे, सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोहित अगर कोई है तो शंकराचार्य है। चारों पीठ के शंकराचार्यों ने कहा कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत है, सनातनी सिद्धांतों के हिसाब से अखंडित मंदिर का, खंडित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान का जो मुकदमा जिस मूर्ति का चल रहा था उस मूर्ति को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बावजूद इसके 22 जनवरी को 18 या 80 सेकंड का मुहूर्त निकाल के पूजा करें। तो वो तो अपनी राजनीति लेके जा रहे हैं। भाई आपने वोट दिया मोदी जी के चेहरे पे, बहुत सारे लोगों ने जो वोट दिया वो मोदी जी के चेहरे पे, इसलिए आप रोज अखबार उठा के देखिए तो पहले पन्ने पे मुस्कुराते हुए मोदी जी दिखेंगे। आप फेसबुक खोलिए तो आपको हंसते हुए मोदी दिखेंगे, उनका भाषण दिखेगा। तो जहां जहां उनकी ट्रेडिंग है वहां वहां मोदी जी को फैला रहे हैं। आपने वोट इसीलिए दिया था, अब कि आप मंदिर के लिए वोट देंगे तो उन्होंने मंदिर बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको अपने लिए वोट देने के बारे में सोचना होगा। कौन है जो उत्तर प्रदेश में, देखिए जब जब यह बातें उभरेंगी जात की, धर्म की, तब तक आपकी बात पीछे हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई चर्चा नहीं है, 2019 से वेज रिवीजन नहीं हुआ, केंद्र में वेज रिवीजन हो गया। मैं गया एनटीपीसी, वहां 832 रुपए मजदूरी है और आपकी 395 रुपए मजदूरी है। भाई क्यों नहीं हुआ, कोई बोलने वाला नहीं। ट्रेड यूनियन के हम साथी हैं, 16 तारीख को अभी हमने स्ट्राइक की, हम पूरे प्रदेश में इसके लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। क्यों सुनेगी? क्योंकि उसको मालूम है कि हमको तो वोट ऐसे ही मिल जाएगा, हम काहे वेज रिवीजन करें, हम काहे आपके लिए फैसिलिटी दें। तो धीरे धीरे आपके जीवन में संकट पड़ेगा। तो इसलिए 2 काम मैं समझता हूं है, अपनी ताकत बनाइए, मोदी को हराइए। और इस ताकत को बढ़ाने का मतलब क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। एक उदाहरण, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, अनपरा की जो पोलिंग थी, हम बाकी जगह हमें बहुत वोट नहीं मिला, लेकिन अनपरा की पोलिंग में मजदूरों ने हमको 1 नंबर पर पहुंचा और उसका मैसेज गया शासक वर्ग, जो लोग थे उनके बीच में मैसेज गया, बहुत सारे सुधार मजदूरों के संभव हुए। धांगर की हम लड़ाई लड़ रहे थे, धांगर को एससी से बाहर कर दिया गया, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। लोकसभा के चुनाव में धांगरों ने सोनभद्र के
वोट मिला। चुनाव के बाद ही भाजपा और आरएसएस में मंथन हुआ कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, पूरे धांगर हमारे हाथ से चले गए। परिणाम ये हुआ कि उनका जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई का प्रतिबिंबन चुनाव में भी होना चाहिए। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, देश में जो लाल झंडे की ताकत थी वो पार्लियामेंट में भी कमजोर हो गई, विधानसभा में भी कमजोर हो गई। आपकी बात ही करने वाला कोई नहीं रह गया जो आपकी बात को मुखर रूप से वहां कह सके। ऐसे प्रतिनिधियों की ताकत आपको बनानी होगी और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो सम्मेलन से पिछले सम्मेलन से भी हमने कार्यभार लिया था कि अपना उद्योग तो देखे ही, एक आंख से अपना काम देखिए और दूसरी आंख से अगल बगल के गांव में जो उत्पीड़ित हमारे आदिवासी हैं, किसान हैं, उनकी मदद करने का जज्बा अपने अंदर लाइए। जैसे ओबरा के इर्द गिर्द जुबैल है, पनारी है, वहां हमारे काम को विस्तारित होना चाहिए। अनपरा के आसपास काम को फैलना चाहिए और एक ताकत, बड़ी ताकत अगर सोनभद्र में हम आप सब लोग मिल के बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हम तो देख रहे हैं, हमने मार्क्स को पढ़ा था, अवधराज जी ने मार्क्स को कोट किया। उन्होंने एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा, उसकी पहली लाइन लिखी थी कि पूरी दुनिया को सता रहा है कम्युनिज्म का भूत। हम बहुत छोटी ताकत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी एक एक पहलकदमी से, एक एक हस्तक्षेप से यहाँ के जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम दौरा किए ओबरा में, अगले दिन डीएम और एसपी पहुंच गए और मैं नहीं जानता, जगत मुझे बता रहे थे कि 2 दिन के अंदर 3 महीने 2 महीने से जितनी बकाया मजदूरी थी सबका पेमेंट। तो आपका एक एक कदम उनके लिए समस्या पैदा करेगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपका सम्मेलन इस दिशा में आगे बढ़ेगा और आने वाले वक्त में हम सब लोग, मैं अपने संगठन की बात नहीं कर रहा, मैंने आज सीटू को भी इनवाइट किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने बिजली कर्मचारी संघ जो एटक से जुड़ा है, सीपीआई के नेता पन्नालाल जी हैं और इसके अलावा भी जो लोग भी आंदोलन के हैं, जो लोग भी समाज बदलाव की शक्तियां हैं, जो लोग भी जन राजनीति की शक्तियां हैं, उन सब के साथ हम संवाद कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक बड़ी ताकत जो विकल्प की राजनीति करने वाले हैं, बदलाव की राजनीति करने वाले हैं, उनकी सोनभद्र में बने। इस उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और सबको